नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है उर्दू के प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा रचित कविता रकीब से का व्याख्या भाग। इनकी पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम में थी, वो थी मुझसे पहली सी मोहब्बत, जिसका व्याख्या भाग हमने कर लिया। इनकी दूसरी हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता है वो है रकीब से। रकीब से का एक भाग हमने कर लिया है, दूसरे भाग की व्याख्या हम आज करेंगे। व्याख्या करने से पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताएं में संकलित प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता रकीब से ली गई है। फैज अहमद फैज एक प्रसिद्ध शायर और प्रगतिवादी कवि थे। वो प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के अंदर उन्होंने उनकी प्रेम भरी कविता, इसके साथ साथ प्रगतिवाद से प्रभावित कविता भी लिखी गई है। प्रगतिवाद से प्रभावित पंक्तियां भी लिखी गई है। प्रगतिवाद क्या होता है? जिसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषणकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया जाता है, वो प्रगतिवाद है। हिंदी साहित्य की एक धारा है प्रगतिवाद। वो क्या है? जिसके अंदर शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषण का विरोध होता है। इसके अंदर भी रकीब से के अंदर इनकी कुछ पंक्तियां हैं, कुछ पद्य है, वो प्रेम से संबंधित है, उनकी प्रेमिका को संबोधित है, और कुछ हैं वो इन्होंने मजदूरों से संबंधित भी इसके अंदर पंक्तियां लिखी है। प्रसंग में क्या होगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि कविताएं में संकलित फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता रकीब से ली गई है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने प्रेम से भरे हुए लम्हों के साथ साथ प्रगतिवाद से संबंधित पंक्तियां भी लिखी है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। हम पे मुस्तरीका है एहसान गम ए उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। फैज अहमद फैज यहाँ पर अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम पे मुस्तरीका है। मुस्तरीका का अर्थ है समान। क्या अर्थ होता है? समान। मुस्तरीका है एहसान गम ए उल्फत के। गम ए उल्फत क्या होता है? प्यार के अंदर जो गम मिलते हैं, प्यार के, मोहब्बत के गम। एहसान गम ए उल्फत के। कवि कहता है मुझ पर तुम्हारी वफा के, तुम्हारी मोहब्बत के जो एहसान तुमने मुझ पे किए हैं, वो एक समान के रूप में मेरे ऊपर हावी है, एक समान रूप से मेरे ऊपर हावी है। जो एहसान गम ए उल्फत के, जो गम, एक तरफ कवि है वो एहसान बोल रहा है और एक तरफ कवि गम ए उल्फत बोल रहा है। यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कवि की ही बातों के अंदर, तो विरोधाभास अलंकार है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है। हम पे मुस्तरिफा है एहसान गम ए उल्फत के, तुम्हारे प्यार के गम के एहसान मेरे ऊपर एक समान रूप से मेहरबान है, एक समान रूप से हावी है। इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। तुम्हारे प्यार के अंदर दिए गए गम के मेरे ऊपर इतने एहसान है कि अगर मैं उन्हें गिनवाना चाहूं तो गिनवा ना सकूं, अर्थात उनकी कोई गिनती नहीं है, इतने एहसान तुमने मेरे ऊपर किए हैं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। जुज का अर्थ होता है अतिरिक्त, सिवाय, तेरे सिवाय या तेरे अतिरिक्त। मैंने तुम्हारे इस इश्क में, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या खोया है और क्या सीखा है, ये अगर मैं तेरे सिवाय, तेरे अतिरिक्त किसी और को समझाना चाहूँ तो समझा नहीं सकूँगा। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि मेरे ऊपर तुम्हारे प्रेम की वफा के अंदर जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं वो एक समान रूप से हावी हैं। तुमने मेरे ऊपर, तुम्हारी वफा के गम ने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि मैं गिनवाना चाहूँ तो गिनवा ना सकूँ। मैंने इस इश्क में क्या खोया, तुम्हारे इश्क में क्या खोया है और क्या सीखा है, वो तेरे अतिरिक्त अगर मैं किसी और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। अर्थात तेरे अतिरिक्त मेरे इस बात को और कोई नहीं समझ पाएगा, सिर्फ तू समझ पाएगी कि तुम्हारे इस इश्क में मैंने क्या तो खो दिया और क्या मैंने सीखा है।
ये इसकी व्याख्या है। इसके पश्चात हमें विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने तुम्हारे इश्क में जो सीखा है वो तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। दूसरी पंक्ति के अंदर उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। भाषा में चित्रात्मकता है, बोधगम्यता है, प्रवाहमयता है, वो सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। अजीजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यास ओ हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखा, जैर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुख ए जर्द के मानी सीखे। कवि इससे पहले का जो पद्यांश था उसमें कवि अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे इश्क के गम में क्या खोया और क्या सीखा है वो मैं किसी और को समझाना भी चाहूँ तो समझा नहीं सकता। अब यहाँ इस पद्यांश में कवि बता रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका के इश्क और मोहब्बत में क्या क्या सीखा है। अब कवि कह रहा है, अजीजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, कि मैंने तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे प्रेम के एहसान में, तुम्हारे उल्फत की वफा के अंदर मैंने अजीजी सीखी। अजीजी का अर्थ है विनम्रता, विनम्रता, कि मैंने तुम्हारे प्रेम में विनम्रता सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, हिमायत हमदर्द, गरीबों की हमदर्दी सीखी है, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना सीखा है। हिमायत का सहानुभूति, कि मैंने तुम्हारे प्रेम में विनम्रता सीखी है, तुम्हारे प्रेम में मैंने गरीबों की हिमायत करना सीखा है, गरीबों के प्रति हमदर्दी रखना सीखा है। यास ओ हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखा। यास ओ हिरमान का अर्थ है आशा और निराशा। यास ओ हिरमान का अर्थ क्या होता है? आशा और निराशा। मानी का अर्थ होता है मायने, अर्थ, कि जिंदगी के अंदर आशा और निराशा के, दुख और दर्द के क्या मायने होते हैं, मैंने ये मायने, ये अर्थ भी तुम्हारे प्रेम में सीखा। जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा। जेर दस्तों के मसाइब का अर्थ होता है, मसाइब का अर्थ होता है व्यथाएं, और जेर दस्तों का अर्थ होता है निर्बल, जिनको दबाया गया है हमेशा से, निर्बलों की व्यथाएं, कि मैंने तुम्हारे इश्क में निर्बलों की व्यथाओं को समझना सीखा है। सर्द आहों के रुख ए जर्द के मानी सीखे। रुख ए जर्द का अर्थ होता है पीले पड़े हुए चेहरे, कि सर्द आहों के रुख ए जर्द के मानी सीखे, कि सर्दी की राहों में, सर्दी की रातों में ठिठुरते हुए लोग और उनकी उस सर्दी की रातों में उनकी आहों से निकलते हुए उनके पीले चेहरों के अर्थ सीखे हैं। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे प्रेम के गम में क्या क्या सीखा है ये मैं किसी और को नहीं समझा सकता। मैंने इस प्रेम में विनम्रता सीखी है, गरीबों के प्रति विनम्रता रखनी सीखी है, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना सीखा है। यास ओ हिरमान, आशा और निराशा के, दुख दर्द के मायने सीखे हैं। निर्बलों की व्यथाओं को समझना सीखा है, और सर्दी की रातों में निकलती हुई सर्द आहों से पीले पड़े हुए चेहरों के मायने सीखे हैं। अर्थात मैंने तुम्हारे प्रेम के गम में बहुत कुछ सीखा है। इसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रेम के गम में बहुत कुछ सीखा है। दूसरी पंक्तियों में उन्होंने अपने प्रेम के गम में जिन शोषितों को दबाया गया है उनके दुख दर्द को समझना सीखा है, अर्थात ये उन्हें उनके प्रेम की देन है। तीसरी पंक्ति, उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता है, भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसमें कवि कहता है, प्रसंग वही सेम पहले वाला रहेगा। इन काव्य पंक्तियों में और इससे अगले भाग का जो पद्यांश है इसके अंदर कवि का प्रगतिवादी रूप देखने को मिलता है। प्रगतिवादी रूप क्या होता है? जिसमें कवि शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषणकारी प्रवृत्तियों का खुलकर विरोध करता है, वहाँ प्रगतिवादी विचारधारा होती है। इसके प्रसंग में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हमें कवि फैज अहमद फैज का प्रगतिवादी रूप देखने को मिलता है। कवि कहता है, जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनकी अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं,
कवि कहता है कि जब वो गरीब और निर्बल व्यक्ति जिनका शोषण किया जा रहा है, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, निर्बल है, जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस, बेकस का अर्थ होता है मजबूर, लाचार, विवश। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं। अश्क होता है आंसू, बिलखते हुए बाहर निकलते हुए। कवि कहता है जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस, वो मजबूर, वो विवश और लाचार इंसान जब कहीं बैठ के रोते हैं तो उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, अर्थात उनका हमदर्द, उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो आंसू उनकी आंखों से निकलते हुए, बिलखते हुए सूख जाते हैं और फिर सूख कर उनकी वो आंखें सो जाती है, अर्थात वो गरीब और लाचार, उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए, उनका शोषण करने में लगे हुए, लेकिन उनकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है और वो रोते रोते चुपचाप, वो मजबूर और लाचार लोग अपने आप ही उनकी आंखों से निकलते हुए आंसू सूख जाते हैं और वो सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब। उकाब का अर्थ है गरुड़। नातवानों का अर्थ होता है शक्तिहीन, अर्थात जिस वर्ग के पास शक्ति नहीं है, जिसको दबाया गया हो। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब। यहाँ पर कवि कहता है कि जो शक्तिहीन है, जो निर्बल है, जो गरीब है, उन्हीं के निवालों पे झपटते हैं उकाब। उकाब गरुड़। यहाँ पर गरुड़ का अर्थ, कवि के कहने का अर्थ गरुड़ से क्या अर्थ है? शक्तिशाली लोग, जो शोषण करते हैं वो लोग। कवि कहता है नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, कि जो गरीब हैं, जो शक्तिहीन हैं, उन्हीं के निवालों के ऊपर शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं, शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली लोग रूपी गरुड़ झपटते हैं, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। उनकी बाजू, उन्हीं की बाजू को तोड़ने के लिए मंडराते हुए उन्हीं के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि शक्तिहीनों का ही शोषण किया जाता है। शक्तिशाली लोगों का शोषण कोई नहीं करता, शक्तिहीन लोगों का शोषण किया जाता है। गरुड़, शक्तिशाली लोग रूपी गरुड़। इस समाज के अंदर जो शक्तिशाली लोग हैं वो एक गरुड़ के रूप में गरीब लोगों के, शक्तिहीन लोगों के निवालों पे झपटते हैं और उन्हीं का चारों ओर से शोषण किया जाता है। उन्हीं की बाजुओं के ऊपर चारों ओर वो मंडराते हुए रहते हैं। इसके विशेष में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज ने शक्तिहीन लोगों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। दूसरी पंक्ति में लिखना, इस समाज में शक्तिहीन लोगों का शोषण किया जाता है, शक्तिहीन, निर्बल और गरीब लोगों का शोषण किया जाता है और शक्तिशाली शक्तियां उनका हमेशा शोषण करने में लगी रहती है। तीसरी पंक्ति, उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। इसमें उकाब जो गरुड़ है, वो गरुड़ किसका प्रतीक है? शक्तिशाली लोगों का। और नातवान है वो किसका प्रतीक है? शक्तिहीन लोगों का प्रतीक है। तो इसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी हमें विशेष में लिखना है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता आदि से अंत तक लगातार बनी हुई है, ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले पद्यांश की व्याख्या। इसके अंदर भी कवि ने शोषित लोगों का वर्णन किया है और शोषणकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया है। इसके अंदर भी कवि का प्रगतिवादी रूप निखर कर सामने आता है। इसके प्रसंग में भी हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि फैज अहमद फैज का प्रगतिवादी रूप सामने आता है। कवि कहता है, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, गोश्त का अर्थ होता है मांस। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। शाहराहों का अर्थ यहाँ पर क्या है? राजपथ, राजपथ। कवि कहता है जब बाजार में मजदूरों का गोश्त बेचा जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कवि ये नहीं कह रहा कि कोई मजदूर है और उसका मांस बेचा जा रहा है। यहाँ पर कवि प्रतीकात्मक भाषा में अपनी बात कह रहा है, प्रतीक के माध्यम से, कि मजदूर का शोषण किया जाता है, मजदूर को
कम मजदूरी के बदले अत्यधिक काम करवाया जाता है, उनसे बेगारी करवाई जाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका लहू बहता है, उसका गोश्त बहता है। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। कवि कहता है कि जब जब दुनिया में, हमारे समाज के बाजार में मजदूरों से अत्यधिक काम करवाया जाता, अत्यधिक मेहनत करवाई जाती है और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, तो इसमें उनका लहू बहता है। उस समय राजपथ के ऊपर गरीबों का लहू बहता जाता है। या कोई तोंद का बढ़ता हुआ सैलाब लिए फाका मस्तों को डबोने के लिए कहता है। फाका मस्तों का अर्थ है भूख में मस्त रहने वाले लोग। तोंद का बढ़ता हुआ भी यहाँ पर कवि का अर्थ शोषणकारी प्रवृत्तियों से है, जो गरीबों का शोषण करते हैं। कवि कहता है कि जब बाजार में मजदूरों का गोश्त बिकता है तो राजपथ पर गरीबों का लहू बहता हुआ नजर आता है। या कोई तोंद का बढ़ता हुआ, या कोई शोषणकारी प्रवृत्ति जिसे मजदूरों का शोषण करने में ही आनंद आता है, वो लोग एक सैलाब लिए, अपने अंदर उनका शोषण करने का सैलाब लिए फाका मस्तों, भूख में मस्त रहने वाले लोगों को डुबोने के लिए कहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है। कवि कहता है जब ऐसा होता है तब मेरे सीने में एक आग उबलती है, न पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। कवि कहता मुझसे मत पूछो, जब ऐसी स्थिति होती है तो मेरे हृदय के ऊपर मेरा कोई काबू नहीं रहता, मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पर कवि ने अपने हृदय की व्यथा का वर्णन किया है, अपने हृदय की स्थिति का वर्णन किया, अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। कवि कहता है जब हमारे समाज में, हमारे बाजार में मजदूरों का गोश्त बेचा जाता, अर्थात उनसे अत्यधिक काम लिया जाता, उनसे पसीना बहाया जाता, उनका शोषण किया जाता है, और जब राजपथ पर गरीबों का लहू बहता है, या फिर कोई तोंद बढ़ता हुआ शोषणकारी प्रवृत्ति अपने अंदर उनका शोषण करने का सैलाब लिए वे भूख में मस्त रहने वाले लोगों को डुबोने के लिए कहता है, तब मेरे सीने में एक आग जलती है और आग रह रहकर उबलती रहती है, और उस समय मेरे हृदय पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता। अर्थात कवि छटपटाने लगता है, अंदर ही अंदर वो उस स्थिति को सुधारने के लिए, उसे शोषितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उससे उसका खून खोलने लगता है, उबलने लगता है, अंदर ही अंदर एक आग जलने लगती है। किसके खिलाफ? शोषणकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ। इस समाज के चंद मुट्ठी भर लोग जो कि शोषण करते हैं, उनके खिलाफ कवि के मन में एक आग सी जलने लगती है। यहाँ पर कवि ने अपने हृदय की स्थिति का वर्णन किया है, फैज अहमद फैज ने। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने शोषणकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया है और शोषितों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। दूसरी पंक्ति में कवि ने अपने हृदय की मनोदशा का वर्णन किया है, अपने मन की जो मनोवृत्ति है उसका वर्णन किया है। तीसरी पंक्ति में उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कवि का प्रगतिवादी रूप खुलकर सामने आया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, भाषा में प्रवाहमयता लगातार बनी हुई है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। ये था कवि फैज अहमद फैज के द्वारा रचित कविता रकीब से का व्याख्या भाग। अब हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर इनकी कविता है सोच, उसकी व्याख्या भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।